नमस्कार। जब हम भारत में शिक्षा के विविध स्तरों पर बात कर रहे हैं तो उच्च शिक्षा उसका एक महत्वपूर्ण अंग है। जैसा कि हम जानते हैं, भारत में उच्च शिक्षा एक विशद संरचना है। विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय, विभिन्न प्रकार के महाविद्यालय, सामान्य पाठ्यक्रम, व्यावसायिक पाठ्यक्रम, विविध प्रकार के पाठ्यक्रम, एक बड़ी संरचना है। इसको समझे बिना हम भारत में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता उन्नयन पर चर्चा नहीं कर सकते। आज के सत्र में मैं आपसे भारत में उच्च शिक्षा की संरचना के विविध आयामों पर चर्चा करूंगा। हम सब जानते हैं कि भारत में औपचारिक शिक्षा अलग अलग स्तरों या चरणों में दी जाती है। वर्तमान में यह प्रारंभिक स्तर है, माध्यमिक स्तर है और तृतीयक स्तर अर्थात स्नातक और उससे ऊपर की शिक्षा है, जो विश्वविद्यालय शिक्षा के अंतर्गत आती है और विद्यालय शिक्षा का अनुसरण करती है। इसे ही हम उच्च शिक्षा के रूप में मानते हैं। उच्च शिक्षा या हायर एजुकेशन एक विश्वविद्यालय या महाविद्यालय में सीखने का एक रूप है जो विद्यालय शिक्षा के वरिष्ठ माध्यमिक पाठ्यक्रमों अर्थात कक्षा 12 के बाद प्रारंभ होता है। उच्च शिक्षा या तृतीयक शिक्षा भी कई बार हम इसको कहते हैं, टर्सरी एजुकेशन। यह विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों दोनों में दी जाने वाली शिक्षा से संबंधित है। यह सार्वजनिक विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में भी दी जा सकती है, निजी संस्थान भी हो सकते हैं, व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण के संस्थान भी हो सकते हैं। यदि हम देखें तो भारत में उच्च शिक्षा के 4 प्रमुख लक्ष्य हैं। पहला लक्ष्य है बौद्धिक क्षमताओं और व्यक्ति की योग्यताओं का पोषण करना। उच्च शिक्षा केवल रोजगार के लिए आपको तैयार नहीं करती। हमारी समस्या तभी हो जाती है जब हम उच्च शिक्षा को सीधे रोजगार से जोड़ लेते हैं। उच्च शिक्षा आप में उच्च बौद्धिक क्षमताओं का विकास करती है, आप में जीवन कौशलों का विकास करती है, समाज के एक संभ्रांत नागरिक के तौर पर आपके क्या कर्तव्य हैं, क्या गुण हैं, उनको स्थापित करने का काम करती है। उच्च शिक्षा में आप रटा रटाया ज्ञान प्राप्त नहीं करते, आप ज्ञान का सृजन करते हैं। अपने ज्ञान को अपने साथियों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ साझा करते हैं और आपने क्या सीखा आप इसका स्वमूल्यांकन भी करते हैं। वास्तव में उच्च शिक्षा का लक्ष्य देश के नागरिकों में चिंतनशील क्षमता को बढ़ावा देना है। लेकिन आर्थिक आधार पर देश तभी सुदृढ़ बनेगा जब देश के श्रम बाजार में उपयुक्त मानव पूंजी उपलब्ध होगी। तो श्रम बाजार के लिए उपयुक्त मानव पूंजी प्रदान करना यह भी देश में उच्च शिक्षा का एक लक्ष्य है। आगे बढ़ने से पहले एक बार देखें कि क्या वर्तमान में जो उच्च शिक्षा है, वास्तव में भारत में उच्च शिक्षा ऐसी ही थी या इससे कुछ अलग थी। ऐसा नहीं है कि अंग्रेजों में या अंग्रेजों के भारत में आने से पहले देश में उच्च शिक्षा नहीं थी। भारत में प्राचीन काल से उच्च शिक्षा की विशद और समृद्ध परंपरा रही है। हमारे गुरुकुल और मध्यकाल में मदरसे उच्च शिक्षा के बड़े केंद्र रहे हैं। हम सब नालंदा, विक्रमशिला, तक्षशिला, वल्लभी, अन्य सभी विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता और उनकी वैश्विक पहुंच पर अभिमान करते हैं। वह हमारे देश की शैक्षणिक प्रतिष्ठा के मानदंड थे। ये ठीक है कि बीच के समय में कुछ क्षरण हुआ, कुछ क्षरण अंग्रेजों के आने के बाद हुआ, क्योंकि उन्हें अपनी प्रशासनिक व्यवस्था को चलाने के लिए लोग चाहिए थे। भारतीय परंपरा और व्यवस्था पर आधारित उच्च शिक्षा केंद्रों को हतोत्साहित किया गया। 1818 में भारत में पहला पश्चिमी मॉडल पर आधारित संस्थान खुला जो कोलकाता के पास सेरामपुर में था। फिर भारत में 3 विश्वविद्यालय 1857 में स्थापित हुए, कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास। इन विश्वविद्यालयों का मुख्य उद्देश्य ही था कि ब्रिटिश दर्शन के अनुरूप, ब्रिटिश अपेक्षा के अनुरूप प्रशासनिक व्यवस्था कैसे चले, इसके लिए भारतीय दर्शन और साहित्य और कला के स्थान पर पश्चिमी दर्शन, कला, विज्ञान और साहित्य का ज्ञान हम प्रदान करें और ऐसे स्नातकों का उत्पादन करें, प्रोडक्शन करें। ये शब्द पहले नहीं था, ये प्रोडक्शन ब्रिटिश सिस्टम का शब्द है कि हम स्नातकों का प्रोडक्शन करें, उनका उत्पादन करें।
क्योंकि उन्हें अपने बाबूगिरी के लिए, अपने अनुवादन के लिए, अपने कर संग्रह के लिए जिन कर्मियों की आवश्यकता थी, जिस शिक्षा की आवश्यकता थी, उनका ध्यान केवल वहीं रह गया। 1857 के आसपास लगभग 25 कॉलेज इस देश में थे, 25 महाविद्यालय इसके देश में थे। लेकिन 20वीं सदी की प्रारंभ होते होते देश में नए विश्वविद्यालयों की मांग होने लगी और कई विश्वविद्यालय खुले। फिर भी आज़ादी तक आधुनिक विश्वविद्यालयों की संख्या 19 थी। ये सभी विश्वविद्यालय औपनिवेशिक भारत में ऐसे स्थानों पर स्थापित थे जहां प्रशासनिक और व्यापारिक केंद्र हों। इससे हुआ ये कि जो इन शहरों में रहते थे उनकी पहुंच तो इन संस्थानों तक थी, सबकी पहुंच नहीं थी, क्योंकि भारत में औपनिवेशिक काल में शिक्षा अभिजात थी, अभिजात्य वर्ग के लिए थी, सीमित लोगों के लिए थी। अधिकांश लोगों को महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त करना असंभव सा था। उसके बाद देश स्वतंत्र हुआ। पहला आयोग उच्च शिक्षा आयोग बना, जिसको हम राधाकृष्णन कमीशन कहते हैं, और उन्होंने देश में उच्च शिक्षा में आमूल चूल परिवर्तन की बात की। भारत में उच्च शिक्षा के 3 आयाम हैं। यहां औपचारिक, अनौपचारिक और निरौपचारिक तौर पर उच्च शिक्षा प्रदान की जाती है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। औपचारिक अर्थात फॉर्मल उच्च शिक्षा वह है जो श्रेणीबद्ध संस्थागत रूप से संरचना के भीतर एक व्यवस्थित, संरचित और संगठित अधिगम की प्रक्रिया को दर्शाती है। यह प्रायः पूर्णकालिक होती है। इसको अच्छी तरह से बनाया जाता है, इसका प्रत्येक चरण परिभाषित होता है, इसमें प्रवेश, निकास, पाठ्यक्रम, समय, स्थान सब निश्चित होता है। औपचारिक रूप से कक्षा कक्ष में होती है, जहां शिक्षक और छात्र दोनों की उपस्थिति होती है। इसके उलट देश में एक अपरंपरागत अर्थात गैर औपचारिक शिक्षा या नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी चलती है। यह तंत्र समय और स्थान की सीमा के अंतर्गत काम नहीं करता। यह शिक्षा औपचारिक शिक्षा की 4 दीवारों से परे होती है। यह सामान्यतः उन लोगों को शिक्षा प्रदान करते हैं जिन्हें या तो औपचारिक शिक्षा उपलब्ध नहीं है या किसी भी कारण से, चाहे वह वित्तीय कारण हो, चाहे वह रोजगार का कारण हो, वे औपचारिक शिक्षा का अंग नहीं बन सकते। तो वास्तव में देखा जाए तो गैर औपचारिक शिक्षा औपचारिक शिक्षा के पैरेलल सीखने का एक अलग तंत्र है। मुक्त और दूरस्थ अधिगम प्रणाली इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। आज के समय में मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज अर्थात मूक भी इसी दिशा में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। अनौपचारिक शिक्षा को हम जीवन भर चलने वाली शैक्षणिक प्रक्रिया मानते हैं। एक व्यक्ति अपने परिवार से, अपने साथियों से, अपने कार्यस्थल पर, अपने दैनिक अनुभवों से जो सीखता है वह उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। यदि हम भारत में उच्च शिक्षा के स्तरों की बात करें तो भारत में शिक्षा के 3 स्तर हैं मूलतः। पहला स्नातक स्तर है। सामान्यतः इसमें 3 वर्षीय पाठ्यक्रम होता है। कुछ व्यावसायिक विषयों में 4 वर्षीय पाठ्यक्रम भी हो सकता है, जैसे इंजीनियरिंग में है, कृषि में है, फार्मेसी में है, दंत चिकित्सा में है। 4 वर्षीय पाठ्यक्रम होते हैं। चिकित्सा के जो स्नातक पाठ्यक्रम है, मेडिकल के जो स्नातक पाठ्यक्रम है, वो एक अपवाद के तौर पर 5 वर्ष के और कई जगह 5.5 वर्ष के होते हैं। कुछ ऐसी स्नातक उपाधियां भी हैं जो एक स्नातक के बाद प्रदान की जाती हैं, फिर भी वे स्नातक कहती हैं। जैसे शिक्षा में, लॉ में कई जगह एकीकृत स्नातक पाठ्यक्रम चलते हैं जो उदार शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक शिक्षा की बात करते हैं। हमारी नई शिक्षा नीति ने बहुत सारे एकीकृत पाठ्यक्रमों और 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रमों की बात की है, जिसमें शोध उनका एक महत्वपूर्ण भाग होगा। परंतु फिर भी यदि आप देखेंगे तो देश के अधिकांश संस्थानों में आज भी 3 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम अधिक प्रचलित हैं। परास्नातक आमतौर पर 2 वर्ष के पाठ्यक्रम होते हैं, स्नातक के बाद होते हैं, किसी एक अनुशासन, किसी एक डिसिप्लिन में होते हैं। इसलिए उस अनुशासन की कठोर प्रशिक्षण के साथ विशेषज्ञता विकसित करना इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य रहता है। अधिकांश परास्नातक पाठ्यक्रम बुनियादी अनुसंधान प्रशिक्षण भी देते हैं, अर्थात रिसर्च उन पाठ्यक्रमों के जो पाठ्यचर्या है उसका महत्वपूर्ण अंग होती है। नई शिक्षा नीति 4 वर्षीय स्नातक धारकों के लिए 1 वर्षीय परास्नातक कार्यक्रमों की कल्पना भी करती है। यद्यपि देश में अभी 1 वर्षीय परास्नातक कार्यक्रम बहुत प्रचलित नहीं हैं। साथ ही कई संस्थान स्नातक और परास्नातक के एकीकृत पाठ्यक्रम 5 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रदान करते हैं, जहां 3 वर्षीय स्नातक और 2 वर्षीय परास्नातक
मिश्रित होता है। तीसरा स्तर शोध का स्तर है, जिसको हम प्री डॉक्टरल या डॉक्टरेट कार्यक्रम कहते हैं। इसमें से मास्टर ऑफ फिलॉसफी अर्थात एमफिल और डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी ये दो प्रचलित पाठ्यक्रम हैं। यद्यपि नई शिक्षा नीति जो 2020 में हमारी राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, उसमें ये सुझाव है कि हम मास्टर ऑफ फिलॉसफी कार्यक्रम को देश भर में बंद कर दें। इन पाठ्यक्रमों को जो भी विद्वान आगे बढ़ाते हैं वो शोध करते हैं और उसके लिए कठोर अनुसंधान पद्धतियों से गुजरते हैं। प्रत्येक छात्र से ये कल्पना की जाती है, ये उम्मीद की जाती है कि वह एक मूल शोध कार्य करके ही इस डिग्री को प्राप्त करेगा। उच्च शिक्षा के श्रेष्ठतम संस्थान विश्वविद्यालय के नाम से जाने जाते हैं। एक विश्वविद्यालय क्या होता है? क्या एक विश्वविद्यालय केवल डिग्री प्रदान करने का काम करता है? क्या एक विश्वविद्यालय बने बनाए पाठ्यक्रम को केवल विद्यार्थियों को पढ़ाने का काम करता है? वास्तव में विश्वविद्यालयों की संकल्पना ऐसी नहीं थी। विश्वविद्यालय ज्ञान के सृजन के केंद्र थे, जहां स्थापित ज्ञान को चुनौतियां दी जाती थीं, नए प्रयोग किए जाने चाहिए, नए शोध होने चाहिए, ज्ञान के नए रूप और नए आयाम प्रकट उद्भूत होने चाहिए। विश्वविद्यालय का ये कार्य है। फिर भी यदि हम इसकी परिभाषा को देखें तो विकिपीडिया पर जो इसकी परिभाषा मिलती है वो इसको उच्च शिक्षा और अनुसंधान के एक संस्थान के रूप में परिभाषित करती है जो विभिन्न सामाजिक विषयों में शैक्षिक डिग्री प्रदान करता हो। आमतौर पर यह स्नातक, परास्नातक और शोध की डिग्री प्रदान करने के संस्थान होते हैं। इनकी स्थापना या तो केंद्रीय अधिनियम द्वारा या प्रांतीय अधिनियम द्वारा या राज्य सरकार के अधिनियम के तहत हो सकती है और विश्वविद्यालयों को कई बार एक कानूनी अर्थ में ये माना जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय कोई भी ऐसी संस्था हो सकती है जो यूजीसी अधिनियम 1956 के तहत इस संबंध में बनाए गए नियमों के अनुसार हो। भारत में विभिन्न प्रकार के विश्वविद्यालय हैं। कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। ये विश्वविद्यालय संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं। पहले ये केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसको हम शिक्षा मंत्रालय कहते हैं, उसके उच्च शिक्षा विभाग के दायरे में आते हैं। यद्यपि आज भी देश में 9 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जो यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दायरे में नहीं आते और यूजीसी उन्हें योजना और गैर योजना अनुदान अर्थात प्लान और नॉन प्लान ग्रांट्स नहीं देती है। देश में बहुत सारे राज्य विश्वविद्यालय हैं जो संबंधित राज्यों में स्थित होते हैं। उनका कार्यक्षेत्र राज्य की सीमा या उनके लिए निर्धारित जिले या क्षेत्र होते हैं। आमतौर पर राज्य विश्वविद्यालयों के लिए राज्य विधानसभाएं अधिनियम पारित करके उनको स्थापित करती हैं। हम देखेंगे देश में अधिकांश राज्य विश्वविद्यालय संबद्धता प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालयों की भूमिका निभाते हैं, जहां आमतौर पर छोटे शहरों में संचालित बहुत सारे महाविद्यालय उन विश्वविद्यालयों से संबंधित होते हैं। बहुत से कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों की बृहद श्रृंखला प्रदान की जाती है। यद्यपि कुछ स्थानों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम भी चलते हैं। कुछ जगह पीएचडी पाठ्यक्रम चलाने के लिए भी महाविद्यालयों को विश्वविद्यालयों से अनुमोदन प्राप्त है। निजी विश्वविद्यालय होते हैं जो किसी ट्रस्ट या कंपनी द्वारा या समाज के किसी वर्ग द्वारा चलाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में हम कहें तो एक निजी संस्था द्वारा या गैर सरकारी या निजी संस्थाओं से धन प्राप्त करके जो विश्वविद्यालय चलता है वह निजी विश्वविद्यालय कहलाता है। सामान्यतः इस विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 या किसी अन्य राज्य या सार्वजनिक ट्रस्ट या कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कोई पंजीकृत सोसाइटी या कंपनी ही इन संस्थानों को चला सकती है। विश्वविद्यालयों को यूजीसी अनुमोदित करती है। निजी विश्वविद्यालय डिग्री प्रदान कर सकते हैं लेकिन अपने कॉलेज प्रांगण से बाहर अपनी शाखाएं नहीं खोल सकते, महाविद्यालयों को संबद्धता नहीं दे सकते और इनको पाठ्यक्रम, परीक्षा प्रक्रिया, प्रयोगशालाएं हर एक आधार पर, हर एक आयाम पर यूजीसी के दिशा निर्देशों का पालन करना होता है। कुछ संस्थानों को हम डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी या मानित विश्वविद्यालय कहते हैं। ये संस्थान विश्वविद्यालय ना होकर भी विश्वविद्यालय की शैक्षणिक स्थिति और विशेषाधिकार का आनंद लेते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कहें कि डीम्ड विश्वविद्यालय या डीम्ड टू बी विश्वविद्यालय उच्च प्रदर्शन करने वाली ऐसी संस्थाएं हैं जिनको केंद्र सरकार द्वारा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत घोषित किया गया है। इनको यूजीसी की सलाह पर उच्च शिक्षा विभाग स्वायत्तता प्रदान करता है। कुछ ऐसे संस्थान हैं जो राष्ट्रीय महत्व के संस्थान होते हैं।
एक संस्था जो देश या राज्य के निर्दिष्ट क्षेत्र में अत्याधिक कुशल कर्मियों को विकसित करने के लिए कार्य करती है, वह राष्ट्रीय महत्व का संस्थान कहलाती है। भारत की संसद के अधिनियम द्वारा हम इस प्रकार की संस्थाओं की स्थापना करते हैं। इस प्रकार की संस्थाएं विश्वविद्यालय के रूप में तो नहीं होती, परंतु वहाँ उसी स्तर पर शोध, शिक्षण और अनुसंधान होता है। देश के सारे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IITs, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMs, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान NIT, ये सब इसी प्रकार के संस्थानों में आते हैं और इनकी गुणवत्ता को पूरे वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त है। संचालन की दृष्टि से विश्वविद्यालयों को हम दो वर्गों में बांटते हैं। एक वे विश्वविद्यालय होते हैं जिन्हें हम एकल विश्वविद्यालय कहते हैं, अर्थात जहां एक ही परिसर होता है, उसी परिसर में शिक्षण और अनुसंधान होता है, स्नातक और स्नातकोत्तर की कक्षाएं संचालित होती हैं, अनुसंधान गतिविधियां चलती हैं, परंतु उनके अन्य स्थानों पर संबद्ध महाविद्यालय या उनके अन्य परिसर नहीं होते सामान्यतः। यद्यपि अब कुछ बड़े विश्वविद्यालयों ने, कुछ बड़े एकल विश्वविद्यालयों ने अपने अन्य परिसर भी खोलने प्रारंभ कर दिए हैं। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, हैदराबाद विश्वविद्यालय, ऐसे कई सारे उदाहरण आपको मिल सकते हैं। कुछ विश्वविद्यालय संबद्धता प्रदान करने वाले विश्वविद्यालय होते हैं। ये वो होते हैं जिनके पास अपना एक केंद्रीय परिसर होता है, वहाँ स्नातकोत्तर की कक्षाएं चलती हैं, अनुसंधान होता है, विभाग होते हैं, लेकिन उनसे संबद्ध बहुत सारे कॉलेज होते हैं। उनका अधिकार क्षेत्र के आधार पर विविध भौगोलिक स्थानों पर स्थित हो सकते हैं। कॉलेज सामान्यतः स्नातक कार्यक्रमों को प्रस्तुत करते हैं, कुछ जगह स्नातकोत्तर कक्षाएं भी चलती हैं और ये उन संबद्धता प्राप्त प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों से संचालित होते हैं। देश में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय भी हैं जो 900 से 1000 तक संस्थाओं को संबद्धता प्रदान किए हुए हैं। यदि हम इस विश्वविद्यालय की पूरी व्यवस्था को एकीकृत रूप से जानना चाहें तो 2021 में आई उच्च शिक्षा सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में देश में 48 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 केंद्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, 135 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 386 राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय, 5 राज्य विधायिका के अधिनियम के तहत महत्वपूर्ण संस्थाएं, 14 राज्य मुक्त विश्वविद्यालय, 327 निजी विश्वविद्यालय, 1 निजी मुक्त विश्वविद्यालय, 36 डीम्ड यूनिवर्सिटी सरकारी, 10 डीम्ड यूनिवर्सिटी जिनको सरकार अनुदान देती है और 80 डीम्ड यूनिवर्सिटी जो निजी लेवल पर हैं, निजी स्तर पर हैं। इस तरह कुल 1043 संस्थान हैं जो विश्वविद्यालय या उसकी स्तर को पूरा करते हैं और जो विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। ये संख्या परिवर्तनशील है, समय के साथ ये आंकड़े बढ़ते रहते हैं। महाविद्यालय, जैसा कि हम जानते हैं, स्नातक शिक्षण का बड़ा हिस्सा देश में महाविद्यालयों में प्रदान किया जाता है। महाविद्यालय 2 प्रकार के होते हैं, घटक महाविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय। घटक महाविद्यालय वे हैं जो विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित और प्रबंधित होते हैं और विश्वविद्यालय का अंग होते हैं। वहाँ के शिक्षकों को विश्वविद्यालय का शिक्षक माना जाता है, वे विश्वविद्यालय के तहत संचालित होते हैं। जबकि जो संबद्ध महाविद्यालय होते हैं वो या तो सरकार द्वारा या शैक्षणिक ट्रस्टों द्वारा स्थापित किए जाते हैं, विश्वविद्यालय के परिसर के बाहर होते हैं, लेकिन विश्वविद्यालय से संबद्ध होते हैं। उनकी परीक्षा, उनका पाठ्यक्रम, उनमें प्रवेश यह विश्वविद्यालय नियंत्रित करता है। 2021 में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बड़ी संख्या निजी तौर पर प्रबंधित महाविद्यालयों की है। वर्तमान में 65% से अधिक महाविद्यालय निजी तौर पर प्रबंधित हैं जो स्वायत्त पोषित हैं। लगभग 13.5% निजी प्रबंधित महाविद्यालय सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं और 21.4% महाविद्यालय राजकीय महाविद्यालय की श्रेणी में आते हैं, जहाँ पर वित्तीय प्रबंधन, अनुशासन और उनका संचालन सब सरकारें करती हैं। भारत में स्वायत्त कॉलेज, स्वायत्त महाविद्यालयों की व्यवस्था है, ऑटोनॉमस कॉलेज जिसे कहते हैं। शिक्षा की राष्ट्रीय नीति 1986 के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने ये योजना प्रारंभ की और यूजीसी की अधिनियम की धारा 2F और 12B के अंतर्गत आने वाले सभी महाविद्यालय इस योजना के पात्र होते हैं। 2018 में महाविद्यालयों को स्वायत्तता प्रदान करने के लिए नए नियमों को लागू किया गया, जिसके लिए नैक के 0 से 4 के पैमाने पर कम से कम 3.51 या उससे अधिक अंक किसी महाविद्यालय ने प्राप्त किए हों, या राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड जो नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड है NBA, उसके प्रत्येक कार्यक्रम में कम से कम 750 का स्कोर हो और उस कॉलेज में कम से कम 3 ऐसे पाठ्यक्रम हों, तो ऐसे कॉलेज या ऐसे संस्थान स्वायत्तता के पात्र हो सकते हैं।
स्वायत्तता एक संस्थान को, एक महाविद्यालय को शैक्षणिक, प्रशासनिक और वित्तीय मामलों में स्वतंत्रता देती है। ऐसे महाविद्यालय नए पाठ्यक्रम, नए कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं। जो चल रहे हैं उनकी समीक्षा हो सकती है, उनका पुनर्गठन हो सकता है, उनको पुनः डिजाइन किया जा सकता है। यहाँ प्रशासनिक कामकाज के लिए शैक्षणिक परिषद, बोर्ड ऑफ स्टडीज, वित्त समिति जैसे स्वयं के शासी निकाय होते हैं। ये संस्थान अपना शुल्क स्वयं तय करते हैं, जो इनको वित्तीय स्वायत्तता प्रदान करता है। आज के दौर में देश की उच्च शिक्षा का एक बड़ा अंग व्यापक मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज या मूक है। मूक वैश्विक स्तर पर असीमित भागीदारी के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की पेशकश करने का एक प्रभावी तरीका है। वास्तव में एक मंच के माध्यम से ये पाठ्यक्रम प्रस्तुत किए जाते हैं। कोर्सेरा, EDX, ऑडासिटी, स्वयं, ऐसे बहुत सारे मूक प्लेटफॉर्म इस देश में उपलब्ध हैं। इनकी सबसे बड़ी भूमिका उच्च शिक्षा में नामांकन को बढ़ाने और शैक्षिक आधारभूत संरचना की चुनौतियों को कम करने के लिए, साथ ही आम जनता तक तकनीकी की मदद से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा पहुँचे, इसको सुनिश्चित करना इनका प्रमुख उद्देश्य है। स्वयं हमारा अपना भारत का मूक प्लेटफॉर्म है, जिसको स्टडी बेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स कहा जाता है। वैसे तो इस प्लेटफॉर्म पर हाई स्कूल से ऊपर तक के कक्षाओं के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन विश्वविद्यालय और महाविद्यालय शिक्षा के लिए बहुत सारे पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध हैं। यह एक वेब आधारित इंटरैक्टिव अर्थात अंतःक्रियात्मक मंच है। यहाँ कभी भी, कहीं भी मल्टीमीडिया का उपयोग करके गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। इस पर दिए गए पाठ्यक्रमों की पहुँच अधिक होती है, इनको निगरानी करना आसान है। यह एक अंतःक्रिया का अवसारी क्षेत्र है, जहाँ सहपाठी समूह चर्चा करते हैं, ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, एक दूसरे के प्रश्नों का जवाब देते हैं। और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट अप्रोच, 4 चतुर्भुज दृष्टिकोण को अपनाया जाता है, जिसमें पहला क्वाड्रेंट वीडियो कार्यक्रम है, दूसरा ई-टेक्स्ट है, तीसरा इंटरैक्टिव डिस्कशन फोरम है और चौथा असेसमेंट अर्थात मूल्यांकन से जुड़ी हुई क्विज है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत में उच्च शिक्षा का एक विशद तंत्र है, एक बड़ी व्यवस्था है जो निरंतर काम करती है। हमें लगता है कि इस चर्चा के बाद आप भारत में उच्च शिक्षा का व्यापक विश्लेषण कर सकेंगे और विभिन्न प्रकार के संस्थानों की भूमिका को और बेहतर ढंग से जानने का प्रयास करेंगे। आप सभी ने इस चर्चा को सुना, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।